से हिमालय की बेटियां नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती हैं, यही लेखक ने दर्शाया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक बताना चाह रहे हैं कि जहां से नदियां प्रारंभ होती हैं, उस स्थान को लेखक ने कभी नहीं देखा था, अब पहली बार मौका मिला है और वो इस चीज को बता रहे हैं कि इससे पहले तक उन्होंने नदियों को सिर्फ दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। आगे नदियों के बारे में बता रहे हैं कि नदियां एक संभ्रांत महिला यानी कि एक संस्कारी महिला की भांति लगती थीं। ऐसा लगता था कि ये जो नदियां हैं एक संस्कारी महिला के समान हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जब लेखक नदी की धारा में नहाते थे या डुबकियां लगाते थे तो उनकी माँ, दादी, मौसी और मामी की याद आ जाती थी। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। लेखक बता रहे हैं कि जब ये नदियां मैदान में जाती हैं तो अपना विशाल रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन जब इन्होंने हिमालय पर देखा तो इनकी पतली धारा के समान वो दिखाई दे रही थीं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक बता रहे हैं कि जब वो मैदान में जाती हैं तो ये सारी चीजें भूल जाती हैं कि वो इधर उधर उछलती हैं, कूदती हैं, लेकिन जैसे ही मैदान में पहुंचती हैं तो इनका ये सारा रूप खत्म हो जाता है। भाव भंगी मतलब इनका जो विभिन्न रूप है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, विस्मय मतलब आश्चर्य। जब वो किसी लड़की को देखते थे या कली को देखते थे तो इतना आश्चर्य या जानने की इच्छा नहीं होती थी जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख। यहाँ पर लेखक ने नदियों को बेटियों के समान बताया है कि जब छोटी छोटी बेटियां होती हैं तो वो बहुत तरह की लीलाएं करती हैं, बाल लीला करती हैं, जो बच्चों के खेल होते हैं उस तरीका से। ऐसे ही नदियां हिमालय पर्वत पर भी बहुत सारी क्रियाकलाप करती रहती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। विराट प्रेम का मतलब है अत्यधिक प्रेम, बहुत अधिक प्रेम। हृदय अतृप्त मतलब प्यासा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, बंदुर आदित्यकाएं का मतलब है गहरी गुफाएं। बंधुर मतलब गहरी, आदित्यकाएं का अर्थ होता है गुफाएं। सरसब्ज उपत्यकाएं, यहाँ पर हरी भरी घाटियां। सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपत्यकाएं मतलब घाटियां। ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक बता रहे हैं जो ये नदियां हैं, इनका जो लीला यानी कि जो खेलने का या जो लीला करने का जो घर है वो इस तरीका का है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना का मतलब पछताता होगा कि ये जो मेरी बेटियां हैं बहुत ही परेशान करती हैं। नटखट मतलब नोटी, शैतान बेटियां हैं वो बहुत ही परेशान करती हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखाई क्या है। इनकी जब वो पूछते हैं बड़ी बड़ी चोटियों से इनके बारे में तो उनसे कुछ जवाब नहीं मिलता। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचती लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर
प्रवाहित होती रही है। लेखक बता रहे हैं कि ये जो नदियां हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है। ये हिमालय की बर्फ जब पिघलती है तो उसका जो पानी होता है उसी से ये नदियां बनती हैं और ये समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वो है समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। आगे लेखक बता रहे हैं कि जो समुद्र है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, जिसको कि हिमालय की जो दो बेटियां बताई हैं बड़ी बड़ी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनसे का मिलने का उनको मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। लुभावना का मतलब मन को अच्छा लगने वाला वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक बताना चाह रहे हैं कि उनके अनुसार जो समुद्र है वो हिमालय का दामाद है और हिमालय समुद्र का ससुर के समान लग रहा है, प्रतीत होता है, क्योंकि हिमालय जो नदियां हैं वो हिमालय की बेटियां हैं और समुद्र से जाकर उनका मिलन हो जाता है, तो समुद्र हिमालय का दामाद के रूप में उनको प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। कालिदास के व्रही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान मतलब लौटा के जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी मतलब प्रेमिका। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन मतलब जिनमें चेतना हो, जीवित रूप। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, जुदा जुदा मतलब अलग अलग, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब कल्याण करने वाली जो माताएं होती हैं, उसी के रूप में उन्होंने नदियों को देखा है, कहा है उनको। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक बता रहे हैं कि हम सभी इनको माता कहते हैं, लेकिन माता के रूप में देखने से पहले हम इनको बेटियों के रूप में क्यों ना देखें। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक बताना चाह रहे हैं कि हम इन नदियों को सिर्फ माता ही कहते हैं, उनको हम बहन भी कह सकते हैं, प्रेयसी भी कह सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिन, तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, यानी कि उनका मन थोड़ा घबरा रहा था, मन लग नहीं रहा था एक जगह पर। तबीयत ढीली थी। तबीयत ढीली मतलब उनकी तबीयत भी खराब थी, सही नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जब उन्होंने अपने पैर नदी में डाले थे सतलज नदी में, तो उनका मन और जो तन शरीर था वो ताजगी से भर गया था और उनका शरीर भी थोड़ा काम करने लगा था। जो तबीयत ढीली वो भी उनको राहत महसूस होने लगी, तो वो गुनगुनाने लगे थे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ पर लेखक ने नदी को बहन के रूप में देखा है, उनको बहन कहा है। बहन तुम्हारी लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। धन्यवाद।